सहारा प्रणाम हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से, जिनका सियासत में 5 दशक से भी ज्यादा लंबा अनुभव रहा है। साथ ही संगठन से लेकर सरकार तक उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई। उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा करने में नानाजी देशमुख के बाद कलराज मिश्र जी को ही श्रेय दिया जाता है। आपातकाल के दिनों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। कलराज जी बीजेपी में कई अहम पदों पर रहे हैं। साथ ही केंद्र में मंत्री के रूप में भी सराहनीय काम किया है। राजस्थान से पहले वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजस्थान कोरोना महामारी के मामले में देश में टॉप 5 राज्यों में से एक है। हालांकि राज्य ने संक्रमण पर काबू पाने में काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है। सीधे चलते हैं। कलराज जी, आपका हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सीधे सवाल ले रहा हूं, 1-2 जिलों को छोड़कर लगभग पूरे राजस्थान में कोरोना का असर है। इस पर काबू पाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? राजस्थान में पहले से ही जब कोरोना यहां आया, सरकार ने प्रयास किया कि इसका फैलाव ज्यादा होने न पाए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। और इससे सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान में हुआ। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन का उन्होंने समुचित तौर पर पालन किया। उसमें भीलवाड़ा में बहुत अधिक, और भीलवाड़ा में भी महाकर्फ्यू लगाकर उसको पूर्णतः नियंत्रित किया जी। बाद में केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो उसके कारण भी पूरे राजस्थान में उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। लॉकडाउन का ढंग से पालन भी कराया गया। आपने भीलवाड़ा लॉकडाउन के दौरान जो विभिन्न प्रकार की जन सामान्य की आवश्यकताएं थी, उसको पूरा करने का प्रयास भी किया गया। तो इसलिए सर, आपने भीलवाड़ा मॉडल की बात की। मैं एक सवाल बीच में ले रहा हूं। भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हुई। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में भी इसके बारे में लिखा गया। आपको नहीं लगता कि भीलवाड़ा मॉडल को जब देश के दूसरे राज्यों ने फॉलो किया तो राजस्थान में पूरे तरीके से क्यों नहीं इसको फॉलो किया गया? क्योंकि राजस्थान में कोरोना के केस अभी भी आ रहे हैं और कोरोना के नियंत्रण को करने के लिए राजस्थान अभी भी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। भीलवाड़ा मॉडल को ही ध्यान में रखते हुए जी राजस्थान में हर जिले में कोशिश की गई कि अधिकाधिक सैंपल लें, उसका परीक्षण कराएं और उसको नियंत्रित करने की दिशा में जो भीलवाड़ा में किया गया उस प्रकार का कार्य करें। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक जो परीक्षण हुए हैं 1,66,000 से ज्यादा जी राजस्थान में परीक्षण हुआ। और इसलिए परीक्षण होने में सारी चीजें सामने आती जा रही। बिल्कुल, जहां जहां जिन जिन जिलों में इस प्रकार के पॉजिटिव आए हैं, वहां भीलवाड़ा मॉडल को आचरित करते हुए काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ ये बात सही है, जिलों में पॉजिटिव मिले हैं, बाहर से लोग आए, इसके कारण भी कठिनाई आ गई है। जैसे जयपुर में, रामगंज में बाहर से आए हुए लोगों के कारण ही ज्यादा परेशानी गई है, तो भी उसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। इस समय जो सबसे अधिक परेशानी है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, ये इस समय उदयपुर में हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इससे कारण हुआ है। तो कोशिश की जा रही है भीलवाड़ा मॉडल को भी अपनाया जाए और साथ ही साथ उसमें और उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उसको नियंत्रित किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है, जहाँ पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। आपने कहा रिकवरी रेट भी काफी बढ़ रही है। आपने जो बात बताई उसको अखबारों के जरिए मैं भी नज़र रखे हुए था। जिस तरीके से इटली के कुछ सैलानी जयपुर घूमने आए, आपको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि देश के टॉप 3 जो कह सकते हैं कि पर्यटन स्थलों में राजस्थान के भी शहरों का नाम आ जाता है। तो इटली के लोग जो आए थे और वहाँ भर्ती हुए थे जयपुर में, उनको जो है HIV पॉजिटिव की दवा, टेबी फ्लू और हाइड्रोक्सी का एक कॉकटेल बना करके दिया गया था। और आपके राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ रोहित कुमार सिंह ने इसमें
काफ़ी महती भूमिका अदा की थी डॉक्टरों को फ्री हैंड दे करके हॉस्पिटल की व्यवस्था करने के लिए। उनकी काफ़ी अखबारों में, काफ़ी मीडिया में उनके काम की तारीफ भी हुई थी और वो विदेशी सैलानी ठीक हो करके अपने अपने जगहों को वापस लौटे भी थे। लेकिन आगे आने वाले समय में जो एक स्पेशल डोज तैयार की गई थी दवाओं का कॉकटेल बना करके, मुझे नहीं लगता कि उसको आगे अप्रूवल मिला, क्योंकि आगे आईसीएमआर ने शायद अप्रूवल नहीं दिया। लेकिन 3-4 सैलानियों पर उन दवाओं का परीक्षण बेहद सफल रहा और पूरे देश में जो है आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ रोहित कुमार सिंह जी की तारीफ हुई, डॉक्टरों की तारीफ हुई और सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ हुई। लेकिन वो दवा का कॉकटेल आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? उस दिशा में राजस्थान ने परस्यू क्यों नहीं किया? देखिए, राजस्थान में उस दवा का उपयोग हो रहा है जी। और ये भी मैं सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की आपने बात की, मैं डॉक्टरों की बड़ी तारीफ करूंगा और विशेष रूप से वहां का जो मिस्टर भंडारी है और बाकी की उनकी टीम है जी। इन लोगों ने रात दिन एक करके काम किया और आज भी वो दवा लागू की जा रही है, उससे लाभ हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि रिकवरी रेट भी यहाँ बढ़ती जा रही है जी। जो मरने की संख्या जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन जो कई तो ऐसे हैं जो मर गए, आए वहां उनका परीक्षण किया गया, पॉजिटिव निकले, किसी का हार्ट फेलियर के कारण तो कई चीजें हैं। लेकिन दवा यहाँ के डॉक्टरों ने अच्छी तरह से देने का प्रयास किया है और कोरोना जैसे महामारी को रोकने की दिशा में इनका जबरदस्त प्रयास चल रहा है। और जिस तरीके से पूरे देश भर में ये चर्चा हुई कि एसएमएस के डॉक्टर्स ने विशेष तरह की दवा के माध्यम से कोरोना को रोकने का प्रयास किया है, ये बाकी जगह भी उस दवा का उपयोग किया जा रहा है और यहाँ के डॉक्टर भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। एक अलग सवाल आपसे ले रहा हूं कि जयपुर, टोंक और कुछ जुड़े हुए जो इलाके हैं जहां पर कुछ मोहल्लों में विशेष समुदाय के लोग हैं, जहां पर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले और प्रशासन भी थोड़ा लाचार सा दिखा, क्योंकि माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको रमज़ान शुरू हो गया, बहुत हद तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। इस दिशा में कोई ठोस रणनीति सरकार ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं बनाई या उस पर काम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि समझाने बुझाने से तो हर कोई भी समझ लेता है। देखिए इसमें ये बात आप सही कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के क्षेत्र में जी कोरोना का विस्तार काफी हुआ है जी। चाहे जयपुर में रामगंज हो, चाहे जोधपुर में पुराना शहर हो, चाहे नागौर में वासानी हो, चाहे अजमेर में मोती का मोहल्ला हो, चाहे टोंक में विशेष एक क्षेत्र हो। बिल्कुल आपने सही कहा जी जी की चीज हुई है जी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहां जा रहे हैं, लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन हो इस बात का प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि 2-3 जगह हमारे पुलिस के साथ, जो पैरामेडिकल के लोग हैं उनके साथ, जो टीम है परीक्षण लेने जा रही उनके साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी, लेकिन उसको भी लगातार प्रशासन के सक्रियता के माध्यम से ठीक करने की कोशिश की गई है। कई जगह लोग लॉकडाउन का समुचित तौर पर पालन नहीं किया, इसके कारण फैलाव ज्यादा बढ़ गया। रामगंज में थोड़ी बहुत देर बात हुई, अजमेर में भी ये भी चल पड़ी थी और अभी जो जोधपुर में मैंने बात की थी वहां के प्रशासन ने बताया कि पुराने शहर में इतनी घनी आबादी है, ये घनी आबादी के कारण लॉकडाउन को जो प्रभावी तौर पर पालन करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो इसके कारण भी दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ले रहा हूं, उसको भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी, अगला सवाल ले रहा हूं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि शुरुआती दौर में राजस्थान में स्थिति पूरे नियंत्रण में दिख रही थी, लेकिन बाद में यहां केस एक के बाद दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे? इसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? जो बाहर से लोग आए उसके कारण हुआ। जैसे रामगंज में ज्यादा बढ़ा तो रामगंज में ओमान से कुछ सज्जन आए थे और उनके कारण वो कई जगह मिले जुले और उनके कारण रामगंज में ज्यादा फैलाव हो गया। इसी ढंग से अब नागौर में जो मैंने आपको बताया, नागौर में भी वासानी क्षेत्र में बाहर से लोग आए जो काम करते हैं एक कस्बे विशेष में, वहां उसके कारण ज्यादा संक्रमित हुआ। अजमेर में भी मोदी का जो मोहल्ला है दरगाह शरीफ के पास, उसमें भी बाहर से आए, उसके कारण भी ज्यादा प्रभावित तौर पर हुआ। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ का क्षेत्र है, वहां भी बाहर से आए,
उसके कारण फैलाव ज्यादा हुआ है। इस समय उदयपुर में बहुत तेजी से चल रहा है, उदयपुर में बाहर से लोग आए, उसके कारण फैलाव ज्यादा हुआ है। लोगों की कोशिश की जा रही है। टोंक में जो आपने कहा, टोंक में भी बाहर से ही आए जो जमाती उसके थे, अधिकांशतः यही सब लोग रहे। बाहर से आने के कारण टोंक में एक विकराल स्वरूप धारण कर लिया। तो जिन जिन स्थानों पर कोटा में जो हमने पता किया समुदाय विशेष के अंतर्गत ही बाहर से कुछ लोग आए थे, उसके कारण कोटा में बड़ी तेजी से फैलाव हुआ। तो ये दुर्भाग्यजनक रहा है कि बाहर से आने के कारण इसका संक्रमण हुआ, लेकिन उसको नियंत्रित करने की दिशा में प्रभावी तौर पर लॉकडाउन का पालन कराने की दिशा में काम भी किया गया और इसका परिणाम ये हो रहा है कि क्रमशः नियंत्रित करते जा रहे हैं। और एक जरूर राजस्थान में लोगों ने अनुभव किया, मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता होती है, ये अनुभव किया गया कि जितना अधिक से अधिक सैंपल लिया जाएगा उतना इस बीमारी को नियंत्रित करने में हमें सुविधा होगी और इसे अधिक से अधिक रैंडमली सैंपल नहीं आएंगे। सर आपसे अगला सवाल ले रहा हूं के साथ साथ हम नियंत्रण भी करते जा रहे हैं। जी, कोटा की बात आपने की। कोटा शहर राजस्थान के लिए एक प्राइड सिटी बन गया है। जिस तरीके से वहाँ एजुकेशनल हब बना है और देश के हर कोने से बच्चे वहाँ आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए आते हैं। ऐसे में पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी कोटा एक ऐसा शहर रहा जहाँ सबने अपनी बसेज भेजी, हर आदमी ने अपने बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश की। ऐसे में राजस्थान सरकार ने भी सहयोग दिया, लेकिन कोटा में मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो वहाँ पे बचे होंगे, जो नहीं जा पाए होंगे, अभी भी वहाँ रुके होंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने वहाँ जो लोग अभी भी हैं या जो पीछे के दिनों में थे 10 दिन 5 दिन फिर बाद में उनको इवैक्यूएट करके निकाल लिया गया, राज्य सरकार ने विशेष क्या कुछ इंतजाम कोटा में किया था ताकि जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी विश्वास बहाली रहे, उनका सरकार नामक संस्था पे भरोसा रहे और कम से कम ये तो फील करें कि हम राजस्थान में हैं तो यहाँ राजस्थान सरकार है। देखिए, इसमें कोटा में जैसे मैंने आपको बताया जी कि कोटा में एक विशेष मोहल्ला है जी, बस्ती है, उस बस्ती में ही इसका ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ जी। और इसलिए आपने देखा होगा जी कि कोटा में हजारों की संख्या में बाहर से आए हुए छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में इसकी बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए लोगों के मन के अंदर भय का वातावरण निर्माण हुआ। इसलिए वहां के विद्यार्थियों ने अपने घर की तरफ जाने की इच्छा व्यक्त की, भेजा गया, कुछ लोगों को, काफी लोगों को भेजा गया, लेकिन उनमें से कोई संक्रमित नहीं हुआ। बिल्कुल, संक्रमण कोई क्षेत्र विशेष नहीं था, लेकिन उसको रोकने की लॉकडाउन ही प्रमुख चीज है, पालन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को कहा भी जा रहा है घर में रहो, लोगों से कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, लोगों से कहा जा रहा है मास्क लगाओ, ये सारी चीजें कराने की कोशिश की जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि इसके कारण लाभ हो रहा है। कोशिश ये भी की जा रही है कि जिस क्षेत्र में इस तरह से फैलाव है उसको प्रभावी तौर पर कर्फ्यू लगाकर इस तरीके से कर दिया जाए कि बाहर से लोग आ भी न सके और यहाँ से कोई जा भी न सके। ये करने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल। आईसीएमआर ने जयपुर के बाद जोधपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा से इलाज करने के ट्रायल की अनुमति दी। बाकी मेडिकल कॉलेजों में भी इसकी अनुमति लेने के निर्देश मिले हैं। इस दिशा में अब तक जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है उसके बारे में आपकी कोई सरकार के अधिकारियों से या सीएम से या डॉक्टरों से कोई बातचीत, कोई जानकारी आपने ली? हाँ, मैंने एसएमएस के डॉक्टर डाटा भंडारी हैं जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के जी, उनसे मैंने वार्ता किया जी, और उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी लाभकारी हो सकती है, हम करने जा रहे हैं। रोहित कुमार सिंह जी का नाम लिया आपने, मेरी रोहित कुमार सिंह जी से बात हुई थी। जी जी जी, उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से जी बात हुई। मेरी लगभग लगातार वार्ता होती रहती है। मैं भी जिलों में फोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से वहाँ के कलेक्टर से, वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के विधायकों से, वहाँ के एमपी से, सबसे बात कर रहा हूँ और वहाँ से भी फीडबैक मिल रहा है और उस फीडबैक के आधार पर मेरी मुख्यमंत्री से वार्ता भी होती है। जाहिर सी मैं अपनी बात बताता हूँ, उनको जानकारी भी होती है, वो भी बताते हैं जी, तो आपस में इंटरेक्शन चलता है और इस इंटरेक्शन के आधार पर मेरे द्वारा से क्या सुझाव है, उनके तरफ से क्या हो रहा है, ये वो बताते हैं। उसका लाभ प्राप्त हुआ है
और इसलिए मैं कह सकता हूं ये बात सही है कि दिखने में तो ज्यादा संख्या दिख रही है, लेकिन रिकवरी उसी तरीके से तेजी के साथ हो रही है, ये मैं कह सकता हूं। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके अनुभवों का पूरा लाभ अशोक गहलोत जी और राज्य प्रशासन उठा रहा है? देखिए, मेरा अनुभव, क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में काम करता रहा हूं जी, संवेदनशील होने के नाते इस बार की महामारी के आने के पश्चात मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं, जी, और जी, इसलिए सब तरफ संपर्क स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री से खुलकर बात करता हूं। जी, मेरी मुख्यमंत्री में आपस का सामंजस्य बड़ा प्रभावी है। बिल्कुल, सभी, किसी मंत्री से बात करनी पड़ती है तो मंत्री से बात करता हूं। सब लोगों का मेरे प्रति भी सहयोग का भाव रखा है और मैं लगातार उनको सहयोग देने का प्रयास करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी वार्ता होती है, उन नेताओं से भी चर्चा चलती है, और वो भी इस बात पर सहमत होते हैं कि जहां कमियां हैं उसको बताकर उसको कैसे दूर किया जा सके, ये करने का प्रयास भी होता है। तो सब मिलाकर सब लोग एकजुट होकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया है। केंद्र के द्वारा मिला सहयोग और केंद्र के द्वारा किया गया कार्य, राज्य के द्वारा किए गए कार्य के साथ सामंजस्य बढ़ाकर कैसे उसको ठीक किया जाए, जैसे जिससे महामारी को हम नियंत्रित कर सके, ये भी हो रहा है। तो हर प्रकार की कोशिश ये की जा रही है कि जनता को दिखाई पड़े कि महामारी के दौरान एकजुटता बनी हुई है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और ये तो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। आप जैसा सदाशय व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति रहे तो जाहिर सी बात है ये चीज़ वहाँ अच्छी ही होगी। चीन से कई कंपनियां अपना कामकाज समेट रही हैं। इन कंपनियों को राजस्थान लाने के लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है। एक टास्क फोर्स भी इसके लिए काम करेगी। इसके बारे में आप तक कोई बात आई, आपने कोई चर्चा की, कोई जानकारी हासिल की? नहीं, इस बारे में न तो मेरी चर्चा हुई है जी, न मैंने इसके बारे में जानकारी की है। जी, हम जरूर छोटे छोटे उद्योगों के बारे में जरूर चिंतित हैं, जी, ताकि वो छोटे उद्योग करने न पाए। जी, इस दिशा में जरूर हमारे मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है, जी, और मैं समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने द्वारा लिखी गए आर्टिकल्स के माध्यम से, अंग्रेजी हिंदी दोनों में आम जनता के पास और उन उद्यमियों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आज के दौरान हमको व्यवस्थित तौर पर अपने उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। आप एमएसएमई स्मॉल उद्योग लघु मंत्री भी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आपने उस पूरे विभाग को लंबे समय तक सुपरवाइज किया है, दिशा निर्देश दिया है। उसके मंत्री रहने के कारण उसके सारे एस्पेक्ट को जानते और समझते हैं। ऐसे में इस समय जो चर्चा का केंद्र है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर के, उसमें एमएसएमई को काफ़ी तरजीह दी जा रही है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने एक विशेष अफसर को, श्री अरविंद शर्मा जी को, एमएसएमई का सचिव भी नियुक्त किया है। ऐसे में आपने अशोक गहलोत जी को एमएसएमई के विकास के लिए या एमएसएमई को कैसे चलाना चाहिए, और ये आपातकाल है, ऐसे में एमएसएमई ही जो है लाइफ लाइन है, वो किसी भी तरह से नहीं मरने पाएँ, उनके हितों को ध्यान रखा जाए, इस दिशा में कोई आपकी अलग से बातचीत हुई हो या बातचीत करने की कोई योजना आपकी हो? देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस दिशा में चिंतित हैं और इसको गंभीरता के साथ इन्होंने लिया है जी, और एसएमई को प्राथमिकता देते हुए जी, उन्होंने स्वयं घोषणा की है कि बहुत बड़ा पैकेज इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा। जी, नितिन गडकरी जी ने भी कई सुविधाओं के बारे में इस पर चर्चा की है। जी, राज्य स्तर पर कई बार श्रीमान अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, ऐसे छोटे छोटे उद्योग मरने न पाए, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, मेरी वार्ता भी हुई है और उस पर वो स्वयं चिंतित हैं। उनके उद्योग मंत्री भी इस दिशा में कार्यरत हैं। उन लोगों की तरफ से घोषणा करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ एमएसएमई पोर्टल भी उन्होंने बनाया है। उस पोर्टल के माध्यम से जो भी उद्यमियों को कठिनाई जाए, अगर उसको करेंगे तो किया जाएगा। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हमारे श्रीमान सुबोध अग्रवाल, वो भी इसी को देखते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो भी इस दिशा में बड़े सजग हैं, सतर्क हैं, छोटे उद्यम मर न पाए इस दिशा में लगे हैं। उनसे मेरी चर्चा भी हुई थी कि किस माध्यम से चीजें हो सकती हैं। रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज, जो बड़े हुए उद्योग हैं, उसको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसको भी चर्चा हुई है। तो समय समय पर चर्चा, कभी लघु उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से लेकर प्रदेश तक सभी बात
को प्राथमिकता दे रहे हैं कि इसको कैसे आज के दौर में बढ़ावा दिया जाए। आगे बढ़ रहे हैं सर। कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार से बड़ा राहत पैकेज की मांग कर रही हैं, राजस्थान भी उनमें से एक राज्य है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है कि राजस्थान को प्राथमिकता के तौर पर राहत पैकेज दिया जाना चाहिए या राजस्थान को अन्य राज्यों के बाद अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? देखिए, इस कोविड-19 के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान आर्थिक दुर्दशा सभी जगह की हुई है और स्वाभाविक है सभी केंद्र की तरफ उन्मुख है। सब चाहते हैं कि हमें एक अच्छा खासा आर्थिक पैकेज प्राप्त हो और इसे राजस्थान प्रदेश भी उस दिशा में प्रयत्नशील है। ये भी अपना वार्ता कर रहे हैं। हमारी इस मामले में मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने वैसा बात तो की है और वो प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री या भारत सरकार किस तरीके से इसको करती है उसके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में भी चूंकि लघु उद्योगों का एक बड़ा केंद्र है, तमाम जगहों से दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर राजस्थान के भी अन्य शहरों में आते हैं और राजस्थान के भी बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि केंद्र सरकार ने भी श्रमिक ट्रेनों को चलाने की परमिशन दी, सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी बसों के जरिए अपने लोगों को मंगवाया। राजस्थान सरकार ने क्या ठोस नीति बनाई? अपने लोगों को दूसरे राज्यों से वापस मंगाने के लिए बसेज भेजी गई या राजस्थान सरकार ने भी ट्रेनें चलाने की मांग की? राजस्थान सरकार ने सब जगह नोडल अफसर तय कर दिए हैं जी और हर जिले से जी उन्होंने लिस्ट भी मांगी है, लोग लिस्ट बना के दे रहे हैं, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और ऐसे लोग बाहर से लाए जा सके उसके लिए क्रम वाइज राजस्थान सरकार व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है यह लॉकडाउन में क्रमशः इन प्रकार के उद्योगों को प्राथमिकता देकर उनको खोलने की भी छूट देने जा रही है। तो ऐसे समय में श्रमिकों को रहना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन चूंकि अब काफी तो लोगों को लगने लगा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अपने स्थान पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए राजस्थान सरकार को मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, उसके लिए अलग अलग लिस्ट हर जिले से दी जा रही है और उसके आधार पर जिन प्रदेशों में लोग हैं उन प्रदेश सरकारों से भी संपर्क स्थापित करके उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन 3 में राजस्थान से लगी सभी सीमाओं को सील किया गया है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि दूसरे राज्यों से किसी तरह पहुंचे लोग सीमाओं पर भटक रहे हैं। क्या मानवीयता के आधार पर उनकी व्यवस्था के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने की जरूरत समझ रहे हैं आप? इस संबंध में मेरी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी जी और मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जिन लोगों का जानकारी हमें है उन लोगों को जिनको अनुमति दी गई थी उन लोगों को तो ला रहे हैं। बाकी के बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी ही नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी लाया जाएगा, किसी को वहां भटकने नहीं दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, उन्होंने बताया जी। कुछ दिन पहले तक कुल 17 लाख मजदूर अपना पंजीयन करा चुके थे। इनमें से 10 लाख मजदूर वापस राज्य आना चाहते हैं और 7 लाख मजदूर राजस्थान से जाना चाहते हैं। इस संबंध में अब तक कितनी बात आगे बढ़ी, कितने लोगों को भेजा गया, नहीं भेजा गया, इस बारे में कोई सर जानकारी आपको या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इस संबंध में तो सही जानकारी सरकार ही दे पाएगी जी, लेकिन इस दिशा में इतना मैं कह सकता हूं, शासन इसके बारे में विचार भी कर रहा है, सोच भी रहा है कि किस ढंग से जो बाहर हैं प्रवासी राजस्थानी उनको यहाँ लाया जाए और यहाँ से जो लोग अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं उस प्रदेश के लोगों को बताकर जो भी वहाँ उनके प्रभारी हैं, अफसर जो है प्रभारी और यहाँ जो प्रभारी हैं, जो दोनों का समन्वय बैठा रहे हैं, उनके माध्यम से किस ढंग से किया जाए, ये बातें चल रही है। इसमें कितना होगा, क्या होगा, ये जानकारी सही तौर पर आपको राज्य सरकार ही प्रदान करेगी। बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं सर। राजस्थान में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं। इटली के एक शख्स से ही राजस्थान में कोरोना की शुरुआत हुई। अब तक विदेशियों को लेकर के क्या कार्रवाई की गई? विदेशों के कितने लोग अभी भी राजस्थान में फंसे हुए हैं और उनकी किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? हालांकि पहले हमने इस पर चर्चा की, लेकिन ये सवाल मैं अलग से ले रहा हूं कि जो कोई ये सूचना कि अभी तक कितने विदेशी राजस्थान में हैं या उनकी सब जगह से इवैक्यूएशन फ्लाइटें आई, सब जगह से लोग चले गए,
या राजस्थान में अब कोई विदेशी नहीं है, सारे लोग जा चुके हैं? और जो एक्सपोजर का एक डर था कि फॉरेनर्स के कारण, आपने भी बोला कि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर उनके कारण ही हुआ क्योंकि विदेशी सैलानी राजस्थान में अलग अलग शहरों में खूब आते हैं, तो अब क्या स्थिति है? अब विदेशी सैलानी हैं, निगरानी में है, या सब जा चुके हैं? देखिए, प्रारंभ में ये स्थिति थी जी। मुझे लगता है कि काफी मात्रा में लोग चले भी गए हैं, ठीक भी हो गए हैं। अब कुछ लोग हैं तो अपने सुरक्षित स्थान पर हैं। और ज्यादा जो परेशानी हुई, जैसे बाहर से आए, ईरान से आए, जोधपुर में, जैसलमेर में, उनके कारण भी कठिनाई गिरी। लेकिन उनमें से काफी लोगों को लद्दाख भेज दिया गया था, वहां से वो ठीक हो गए भी, तो उसमें दिक्कत गई थी। नहीं, सामान्य तौर पर जो विदेशी प्रारंभ में आए थे, जैसे इटली के बारे में आपने बताया, उनके कारण कठिनाई गई थी। प्रारंभ में आए थे, जहां जहां जिन होटल्स में रुके हुए थे वहां उनकी छानबीन भी की गई, उसको क्वारंटाइन के रूप में रखा भी गया। लेकिन अब इस समय ऐसी कोई सूचना नहीं है कि यहाँ कोई इस प्रकार है। कोरोना की वजह से राज्यों की तमाम परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं और स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ठप है। इस संबंध में आगे के लिए कोई रणनीति तैयार की गई है ताकि बच्चों का कम से कम नुकसान हो और पढ़ाई आगे व्यवस्थित ढंग से चल सके? चूँकि आप सभी राजस्थान की यूनिवर्सिटियों के एक तरह से मुख्य प्रशासक हैं, चांसलर हैं, कर्ता धर्ता हैं, आप उनकी नियुक्ति, तमाम चीज़ों को स्वयं देखते हैं राज्य सरकार के अनुशंसा पर। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू जी, और जहां तक विश्वविद्यालय का प्रश्न है, विश्वविद्यालय के लिए तो हमने एक टास्क फोर्स बनाया है इसी से। उस टास्क फोर्स के आधार पर हर सप्ताह में कुछ न कुछ सुझाव आते रहते हैं और उसमें ऑनलाइन सारी चीज चल रही है। ऑनलाइन रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है, ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। और जो बाकी के हायर एजुकेशन का है, बाकी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस का है, उसमें भी ऑनलाइन और परीक्षा के दृष्टि से जब भी आवश्यक समय होगा उस समय परीक्षा की भी अनुमति प्रदान की जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें विद्यार्थियों को नुकसान न हो, इस बात को ध्यान में रखकर ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। आगे सवाल, राजस्थान देश के उन टॉप 5 राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा मरीज संक्रमित हैं, लेकिन इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों का अनुपात भी राजस्थान में सबसे बेहतर है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान का? देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा जी, तो संख्या ज्यादा दिख रही है जी, वो इसलिए दिख रही है कि 1,66,000 लोगों का सैंपल लिया गया। जी, जी, और उसमें से बराबर जो टेस्ट हो रहे हैं, स्वाभाविक है संख्या बढ़ेगी। जी, और संख्या चूंकि सामान्य रूप से संख्या बढ़ी है, लक्षण मिल रहा है, तुरंत उसको अलग उनको रखा जाए, आइसोलेशन में रखा जाता है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि रिकवरी बड़ी तेजी के साथ हो रही है। सैंपल ज्यादा लेने का संख्या ज्यादा जरूर लगती है, लेकिन बिल्कुल प्रारंभिक होता है तभी उनको आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में रख देते हैं, तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा प्राप्त हो रहा है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जरूर ज्यादा संख्या दिखती होगी, लेकिन रिकवरी रेट बहुत है। आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और 5 दशकों का अनुभव रहा है। लॉकडाउन को लेकर के काफ़ी जगहों पर लोगों में एक अलग तरीके का उन्माद दिखा, लोगों ने लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं किया। इसके पीछे आप प्रशासन की ढिलाई मानते हैं या लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है? इस बारे में आप सोचते हैं और क्या आप सुझाव देंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि सामान्य तौर पर लॉकडाउन का लोगों ने अच्छी तरह से पालन किया है। जी, अगर कहा गया स्टे एट होम तो रहे, लोगों कहा गया मास्क लगाकर बाहर निकलो, मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा तो करते हैं। हाँ, कुछ स्थानों पर जब छूट दे दी गई या दुकान खोल रही है, आज ऐसा हो रहा है, तो कई स्थानों पर लोग बड़े एकाएक निकलने के कारण ये जो लॉकडाउन का मापदंड है वो गड़बड़ हो गया। लेकिन प्रशासन ने उसको नियंत्रित करने की कोशिश की है और काफी मात्रा में उसको नियंत्रित किया है। मेरा मानना है कि लॉकडाउन का जितना प्रभावी तौर पर पालन होगा, उतना ही हम कोरोना जैसे महामारी को रोक सकने में सक्षम होंगे।
आपका यूपी से गहरा नाता है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा, जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है, वहाँ सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कितना बढ़िया से कोरोना से निपट रही है और कितना और अच्छा कुछ करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े प्रभावी तौर पर अपनी टीम के साथ मिलकर विचार करते हुए वहाँ जो कदम उठा रहे हैं उसका कोरोना को रोकने में बहुत बड़ी मदद मिल रही है। लॉकडाउन का भी उनके तरफ से बड़े प्रभावी तौर पर पालन कराया जा रहा है। जो प्रवासी उत्तर प्रदेश के हैं, बाहर हैं, श्रमिक हैं, उनको लाने की व्यवस्था की गई है। कोटा में जितने छात्र थे उन छात्रों को लाने की व्यवस्था की गई। जिनको भी लाया गया मुझे जानकारी मिली है कि सबको क्वारंटाइन में रखा गया। बड़े ही गांव के पास पहुंचे होंगे तो वहां भी हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, गांव के बाहर क्वारंटाइन में रखा गया और इससे इसका अच्छा परिणाम मिला है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है। निश्चित रूप से उसके कारण कोरोना को रोकने में सफलता प्राप्त होगी। तबलीगी जमात के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे, जिस तरीके से उन लोगों ने कोरोना को फैलाने में एक तरीके से काफ़ी सहयोग ही किया, कह सकते हैं। मैं एक अलग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। तबलीगी जमात ने जिस तरीके से सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिस तरीके से जिद पर अड़े रहे, यहाँ निजामुद्दीन में मरकज़ में 2500 लोग रुके रहे, विदेशी सैलानी भाग लेने आए, उन लोगों ने कोरोना को काफ़ी तेज़ी से फैलने दिया। राजस्थान में भी इसका काफ़ी असर देखने को मिला और कह सकते हैं कि कोई ऐसा राज्य नहीं है हिंदुस्तान का जो तबलीगी जमात के लोगों के कारण कोरोना संक्रमण की मार न झेल रहा हो। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। एक राजनीतिक सूझबूझ आपकी बड़ी गहरी रही है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि तबलीगी जमात को सख्ती से निपटना चाहिए था प्रशासन को, और बाद में जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ या आंशिक लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 18 मार्च के आसपास की थी और 22 मार्च को उन्होंने ताली और थाली बजाने का आह्वान किया था, उससे पहले तबलीगी जमात के हज़ारों लोग जो बाहर से आए और उनका वीज़ा और तमाम इमिग्रेशन क्लियर करके हिंदुस्तान में आने दिया गया, आपको नहीं लगता कि उस वक्त हमें ज़्यादा मुस्तैद होकर के इस पर काम करने की ज़रूरत थी, जो हमने नहीं किया? देखिए, ये बात तो सही है कि तबलीगी जमात के लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ कोरोना का बड़ा जबरदस्त विस्तार हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में भी काफ़ी जिले ऐसे हैं जहाँ तबलीगी जमात के कुछ न कुछ लोग गए या जो उनके संपर्क में रहे, उसके कारण कोरोना आगे बढ़ा। पूरे देश भर में कई प्रदेशों में यह स्थिति निर्माण हुई, लेकिन सरकार ने प्रभावी कदम उठाया। बाद में तबलीगी जमात के लोगों को भी लगा तो हो सकता है उन्होंने भी आगे बढ़ करके अपना टेस्ट कराया होगा। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ, तबलीगी जमात के कारण चाहे जो भी कुछ कारण रहा होगा, निश्चित रूप से कोरोना की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब तो काफी नियंत्रित कर लिया गया है। मैं समझता हूँ कि भविष्य में काफी नियंत्रित हो जाएगा। आप राजस्थान के संवैधानिक मुखिया हैं। राजस्थान में अब तक उठाए गए सभी कदमों को आप पर्याप्त मानते हैं या लगता है कि कहीं कुछ कमियां रहीं, उनको अशोक गहलोत सरकार को और ज़्यादा मुस्तैदी से ठीक करना चाहिए? मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा जी कि मेरी मुख्यमंत्री से लगातार वार्ता होती रहती है जी। अब मुझे भी जिलों से फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक को मैं बताता हूँ और वो भी जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, जिस तरह के कदम उठा रहे हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी देते हैं। मैं कह सकता हूँ कि सामान्य तौर पर जो भी राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं वो कोरोना के रोकने में बड़े ही सफल हुए हैं। और मैं समझता हूँ कहीं अगर कमियां रही हैं तो स्थानीय स्तर पर एक प्रशासनिक दिक्कतें हो गई होंगी या प्रशासन के ऊपर जबरदस्ती उस क्षेत्र के लोगों ने, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, इसके कारण कमियां रही होंगी। लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ कोरोना जैसी बीमारी को रोकने के लिए जितने भी प्रयास होने चाहिए, हर प्रकार के प्रयास किए गए हैं, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। बिल्कुल। कमियों के बारे में आपने पूछा तो हमारी तो लगातार वार्ता होती है जी। जब वार्ता होती है तो उसमें परस्पर कहाँ क्या कमी है, कहाँ नहीं है, कहाँ और होना चाहिए, आपस में वार्ता होती रहती है। एक सवाल और,
सब जगह ये चर्चा चल रही है कि चूंकि आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण सभी राज्यों को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण जो एक्साइज का रेवेन्यू, शराब की बिक्री से जो रेवेन्यू आने थे वो सब ठप पड़ गए। ऐसे में कई राज्य मांग कर रहे हैं, कई अर्थशास्त्री सुझाव दे रहे हैं कि सभी राज्यों समेत केंद्र को भी मिलकर कोविड-19 स्पेशल बजट का प्राविधान करना चाहिए, क्योंकि कोविड से जितना अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है इससे पहले कभी इतना ज़्यादा किसी चीज़ ने देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं किया। आपका क्या व्यक्तिगत विचार है इस पर? देखिए, इस महामारी के आने के पश्चात जब पूरे देश भर में लॉकडाउन हुआ, उसके पहले भी और लॉकडाउन के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से समय समय पर वार्ता की है जी, लॉकडाउन के बारे में वार्ता की है जी, और व्यवस्था के बारे में वार्ता की, और आज भी वार्ता कर रहे हैं 3 बजे से करते जा रहे हैं, लगातार वार्ता करते जा रहे हैं जी। आज भी 3 बजे से वार्ता होने वाली है जी जी। तो वो वार्ता करने के बाद राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार अपने जो मंत्रिमंडल से वार्ता करने के बाद आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर निश्चित रूप से वो लोग अपना कोई न कोई आगे योजना बनाएंगे और ऐसी योजना बनाएंगे कि आज के इस कोरोना महामारी के अंतर्गत कैसे हम व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, चूंकि इंटरव्यू के हम लोग आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। 5 दशक से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव आपका रहा है, सामाजिक जीवन रहा है, लोगों से ग्रॉस रूट से आप जुड़े रहे हैं। आपका दरवाज़ा 24 घंटे सबके लिए खुला रहता है। हमेशा जब आप सार्वजनिक जीवन में थे, अब आप सब संवैधानिक कुर्सी पे हैं। राजनीति कितनी बदल गई है? आपने अटल जी का भी दौर देखा, आडवाणी जी अटल जी का दौर देखा, आपने भारतीय जनता पार्टी को अस्तित्व में आते हुए देखा, आप इमरजेंसी में जेल भी गए, आप जनसंघ में भी रहे। तब से लेकर के अब तक राजनीति कितनी बदल गई है, ये आपके मुंह से जरूर लोग जानना और सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, राजनीति की कुछ मान्यताएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं जी। उस मान्यताओं और मर्यादाओं को समय के अनुरूप पहचान कर उसको स्थापित रखते हुए जी, कैसे राजनीतिक मूल्यों को हम बरकरार रखें और कैसे राजनीति के माध्यम से जो सुव्यवस्था होने जा रही है, जन कल्याणकारी कार्य होते जा रहे हैं, आम जनता को लाभान्वित करने का प्रयास हो रहे हैं, उसके अनुरूप योजना बनानी चाहिए। आज 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले कुछ और व्यवस्था रही होगी, लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है जो सामूहिक रूप से मिलकर सबको साथ में जुड़कर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। उस दिशा में नेतृत्व अपना काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि राजनीति में पक्ष विपक्ष हमेशा रहा है, तो विपक्ष जैसा अपनी बात सुनता है, पक्ष जैसा समझता है, दोनों परस्पर मिलकर करने की जो कोशिश करना चाहिए, करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोगों को लगता है ठीक नहीं है, कुछ लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, तो उसे कभी कभी तू मैं भी उड़ जाती है। यह हमेशा रहा है। तो राजनीति का क्रम जैसा पहले था वैसा अब भी है, न्यूनाधिक मात्रा में फर्क हो सकता है, लेकिन राजनीतिक मान्यताओं और मर्यादाओं को स्थापित रखते हुए, राजनीतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए समुचित तौर पर अगर व्यवस्था की जाए तो आम जनता उससे बड़ी प्रभावित हो सकती है, लाभान्वित हो सकती है और राजनीतिक स्वरूप को भी अच्छे तरीके से अपने अंदर आत्मसात कर सकती है। आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। मैं दिल की गहराइयों से सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ये थे कलराज मिश्र जी, जो राजस्थान के मौजूदा गवर्नर हैं। 5 दशकों से इनका राजनीतिक जीवन देश के सामने रहा है। आपने जिस तरीके से राज्य का संवैधानिक दायित्व रखते हुए, संवैधानिक मुखिया होने के बावजूद भी जिस तरीके से प्रशासनिक अमले से, मुख्यमंत्री से सामंजस्य रखते हुए अपने अनुभवों का लाभ राजस्थान के लोगों को दिया है, राजस्थान सरकार को दिया है, वो काबिले तारीफ़ है। आज हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में बातचीत का सिलसिला हम यहीं पे बंद करते हैं। रात्रि 8 बजे हम फिर हाजिर होंगे हस्तक्षेप के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सहारा प्रणाम।